If you like the video, don't forget to subscribe. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमारा चैप्टर हाफ रह गया था। हमने स्पिनिंग जर्नी तक पढ़ लिया था कि कैसे स्पिनिंग जर्नी के आने से बहुत सारे मज़दूरों का काम छिन गया। आज हम अपना चैप्टर आगे स्टार्ट करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि जो इंडियन क्लॉथ मार्केट थी उसकी इंटरनेशनल वैल्यू कितनी थी। जो ब्रिटेन की कॉलोनीज़ थी, जब तक उनमें उन्होंने अपना कपड़ा ऐसी मार्केट्स में नहीं उतारा था जहाँ पे उनका अधिकार था, जैसे कि इंडिया हो गया या और भी कंट्रीज़ हो गई, जब तक उन्होंने ऐसी कंट्रीज़ में अपने माल को नहीं उतारा था तब तक हमारे जो इंडियन क्लॉथ्स की वैल्यू थी, सूती कपड़े की वैल्यू थी, हमारे कॉटन की वैल्यू थी, वो कैसी थी। जो इंडियन कॉटन था वो इतना ज़्यादा बारीक था, इतना ज़्यादा फाइन था कि उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। उससे बनने वाला कपड़ा इतना स्मूथ होता था और इतना रॉयल लुक देता था कि उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। और जब इंडियन कपड़े को बाहर विदेशों में ले जाया जाता था तो मैक्सिमम पंजाब के रास्ते से लेकर उसको अफ़गानिस्तान लेके जाते और फिर जो सेंट्रल एशिया होता था वहाँ से होता हुआ वो अदर कंट्रीज़ में जाता था। ऐसे हमारा जो इंडियन कॉटन था वो दूसरी कंट्रीज़ में जाता था और ऐसे ही जो हमारा इंडियन इंडियन जो क्लोथ्स होते थे वो ऐसे जाते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सूरत और हुगली, ये दो बंदरगाह जिन्हें पोर्ट कहते हैं, इन पोर्ट से जहाज़ों के द्वारा व्यापार होता था, मतलब समुद्री व्यापार होता था। और ये पोर्ट गोल्फ पोर्ट से और जो रेड सी पोर्ट है उससे उससे ये लिंक अप होते थे और उस लिंक अप से इनका व्यापार होता था। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटेन की कॉलोनीज़ बढ़ती गई वैसे वैसे इनका जो महत्व था वो कम होता गया और कलकत्ता और बॉम्बे ये दो नए पोर्ट बन गए। अब कलकत्ता और बॉम्बे ऊपर उठने लगे और जो हुगली और सूरत था वो नीचे आने लगे। अब हुगली और सूरत में इतने सारे व्यापारी काम करते थे और पहले जो इंडिया के लोकल जो मर्चेंट थे वो बहुत सारे काम करते थे, लेकिन जैसे ही ब्रिटेन की कॉलोनीज़ आई और जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसके साथ साथ फ्रांसीसी, डच और जो पुर्तगाली थे, पोर्तुगीज़ थे, उन्होंने भी अपना जो मार्केट में अपने आप को एक ऐसे मर्चेंट के तौर पे प्रेज़ेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो अब होड़ लग गई कि जो इंडिया का क्लॉथ है उसको फ्रांसीसी लेंगे, डच लेंगे या पोर्तुगीज़ लेंगे या फिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं वो लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पता नहीं कितनी बार अपनी महारानी विक्टोरिया को एक ये रिक्वेस्ट भेजी कि हम उस कपड़े को खरीद नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसकी नीलामी कर दी जाती है। अब जो वीवर्स थे जो बुनकर थे उनको बहुत सारा पैसा मिलता था क्योंकि नीलामी होती थी उनके कपड़े की। वो हाथ से महीन तरीके से कपड़ों को बनाते और वो रॉयल लुक में उभर के आता था, जिसको बाहर यूरोपियन कंट्रीज़ में बेचने के लिए फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे उनमें होड़ लगी रहती थी। तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका क्या तरीका निकाला, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ लोग अपने ऐसे इकट्ठे किए, सैलरी दी उनको और उनको उन मज़दूरों से, जो कारीगर थे, जो बुनकर थे, व्यूवर थे, उनको निगरानी में रख दिया कि वो जितना भी माल बनाएंगे वो उस पर निगरानी रखेंगे कि वो माल कितना बना रहे हैं और कोई और कंपनी आगे जैसे कोई डच या फ्रांसीसी आके उनको उनसे ना ख़रीद लें। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, कच्चे माल के उस टाइम पे बहुत दिक्कत रहती थी, कच्चा माल मिलना मुश्किल हो जाता था। तो कच्चे माल को खरीदने के लिए मज़दूरों के पास इतने पैसे होते नहीं थे, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे उन्होंने लोगों को उधार देना शुरू कर दिया, उन्होंने लोगों को कर्ज़ देना शुरू कर दिया और कर्ज़ के बदले में वो एक उनसे एग्रीमेंट साइन करा लेते थे कि जितना उनका जब तक उनका कर्ज़ा पूरा नहीं हो जाता वो अपना जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ उन्हीं को देंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा उनका वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे। अब उनका कर्जा इतना बढ़ गया कि वो बेचारे उस कीमत से वो चुका नहीं पा रहे थे और कीमत भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हिसाब से रख ली, मतलब उन्होंने मोनोपोली वहाँ पे पूरी तरह से जमा दी। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो इंडिया के जो राजा थे उस टाइम पे, जो रियासतें थी, उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेट से और बहुत सारे ऐसे किंग से परमिशन ले ली और बहुत सारे ऐसे रेगुलेशन बना दिए, अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए कि इस एरिया में हमारी हुकूमत चल देगी या इस एरिया में हम अपनी जो मार्केट है वो जमाएंगे। तो जो बेचारे कामगार थे, जो मज़दूर थे, जो बुनकर थे, वो कर्जा नहीं लौटा पाए और इसीलिए उन्होंने विद्रोह ही कर दिया और उन्होंने साफ मना कर दिया कि अब वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको एक भी कपड़ा नहीं देंगे। तो ये तो बात थी कि कैसे इंडिया का कपड़ा विदेशों में इतना मशहूर था। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद मैनचेस्टर में कपड़ा बनना स्टार्ट हो गया, उसके बाद इंग्लैंड में मील लगनी स्टार्ट हो गई।
और जो कॉटन था वो इंडिया से जाता, कुछ कॉटन था जो वो अमेरिका से आता। फिर आफ्टर सम टाइम अमेरिका में हो गया युद्ध, हम अमेरिका में गृह युद्ध स्टार्ट हो गया, और गृह युद्ध स्टार्ट होने की वजह से अमेरिका एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था अपना कपास, जिसकी वजह से इंडियन कपास की वैल्यू और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। और जब इंडियन कपास की वैल्यू और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई तो जो छोटे मोटे कारीगर थे उनको बहुत ही बेनिफिट हुआ। लेकिन जो इंडिया के मर्चेंट थे, जो इंडिया में ही कपड़ा बनवाते और बेचते थे, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि उनको अब कच्चा माल इतने हाई रेट पे मिलने लगा था कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। यही सब दिक्कतें सभी फेस कर रहे थे, वो सारे लोग जो कि ऐसे कामों से जुड़े हुए थे। इसके साथ साथ फिर क्या हुआ, कुछ ऐसे पूंजीपति लोग थे, कुछ ऐसे रॉयल लोग थे जो जिन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, कहीं ऐसी जगह पे लगाने के लिए वो बनाया कि इन फ्यूचर वो इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पे पहचाने जा सके। जिनमें से एक थे जमशेद जी टाटा जी। जमशेद टाटा ने क्या किया था, 1912 में, 1912 में उन्होंने स्टील की और आयरन की एक इंडस्ट्री लगाई थी, और आज भी उनकी इंडस्ट्री चल रही है। तो वो इतने पुराने इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इसके साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करी थी। तो उस टाइम पे वर्कर के साथ साथ हमारी जो इंडियन कम्युनिटी थी उसमें ऐसे लोग भी थे जो एज ए मर्चेंट काम करते थे। अब क्या होता है, जब इंग्लैंड से कपड़ा बन के आता है इंडिया में, तो जो इंडिया का कपड़ा था वो उसका मुकाबला नहीं कर पाया। पहले लोग क्या सोचते थे कि इंडिया का कपड़ा इतनी अच्छी क्वालिटी का है कि कोई भी बाहर से अगर कोई कपड़ा लेके आता है, या कोई भी आउटर साइड की कंपनी इंडिया में आके सेल करती है, तो वो नहीं कर पाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो इंडिया में कपड़ा बनता था वो इतना महीन था, इतना बारीक था, और इतने टाइम पीरियड में बनता था, उसमें बहुत टाइम लगता था। आप बनारसी साड़ी से इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जो रॉयल फैमिलीज़ थी वो ऐसे कपड़े यूज़ करती थी, जैसे बनारसी साड़ी या ऐसे कपड़े जो हैंडमेड होते थे, जिन पे हाथ की कारीगरी होती थी। लेकिन जो बाहर से कपड़ा आता था वो सस्ता पड़ता था, क्योंकि वो मशीनों में बनता था। एक टाइम पे वो टन्स में प्रोडक्शन करते थे, और वो प्रोडक्शन उनको सस्ता भी पड़ता था। अब फिर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो इंडिया के वर्कर हैं उनको और भी काम मिल गया। वो सेना के लिए सामान बनाने लगे, सेना के लिए कपड़े बनाने लगे, सेना के लिए बोरियां बनाने लगे। और फिर क्या होता है, 1854 में बॉम्बे में पहली क्लॉथ मिल लगती है, और फिर 1855 में बनती है जूट मिल। जूट मिल बनाई थी सेठ हुकमचंद ने 1855 में। ये इंपॉर्टेंट है, एक तो जूट मिल इंपॉर्टेंट है, एक पहली क्लॉथ मिल जो बॉम्बे में लगी थी 1854 में वो इंपॉर्टेंट है, एक 1912 में जो जीएन टाटा ने स्टील और आयरन की जो इंडस्ट्री बनाई थी वो इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो ब्रिटेन से, मैनचेस्टर से जो कपड़ा इंडिया में आता था, जो हम इंपोर्ट करते, जो वो हमें बेचने के लिए लाते थे, तो पहले पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या सोचती थी कि हम इंडिया में कैसे कपड़े बेचें, क्योंकि इंडिया में पहले से ही कॉटन, इतनी महीन किस्म का कॉटन मिलता है, इतनी बेस्ट क्वालिटी का कॉटन मिलता है, और यहाँ पे इतना अच्छा जो प्रोडक्ट बनता है, तो वो बाहर का प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे नीड्स जो हैं वो यहाँ का कपड़ा पूरी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत हाई है, तो मैनचेस्टर से जो कपड़ा आया उन्होंने क्या किया, उसके पोस्टर और होर्डिंग लगवा दिए। और इंडिया उस टाइम पे अपने राजाओं की या जिस भी देवी देवता को, रीज़न को वो फॉलो करते थे, तो उन्होंने क्या किया, उसी रिलीजन से और उसी रीज़न की मतलब कुछ देवी देवताओं के फ़ोटो निकाले, उन्हें पोस्टर पर चिपका दिया। अब कई लोग तो ऐसे थे जो पोस्टर पढ़ लेते, कई उन्होंने अखबार में और टीवी में भी एड्स दिए, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जो अनएजुकेटेड थे। ऐसे अनएजुकेटेड लोग कैसे पढ़े थे, तो उन्होंने ऐसे लोगों के लिए क्या किया, कैलेंडर्स बना दिए, क्योंकि कैलेंडर तो हर कोई देख सकता था। कोई कैलेंडर नाई की दुकान में टंगा हुआ है, कोई किसी छोटी सी चाय की शॉप पे लगा हुआ है, तो उन्होंने ऐसे ऐसे करके हर जगह पे वो होर्डिंग्स, वो कैलेंडर और वो मैगजीन्स बांटनी स्टार्ट कर दी मैनचेस्टर के कपड़े की। फिर क्या होता है, उन्होंने नीचे एक लाइन दे दी कि अगर आप इस पर्टिकुलर पर्सन की रिस्पेक्ट करते हैं, उसमें चाहे उनका राजा हो गया या उनका कोई देवी देवता हो गया, तो आप ये कपड़ा खरीदें। उसके नीचे उनका एक मेड इन मैनचेस्टर का लोगो भी लगा होता था, जिससे लोगों को ये बिलीव हो जाता था कि हाँ ये इंग्लैंड से बन के आया, तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और इसकी जो प्राइस है वो भी कम है। तो ये था पूरा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की एज का पूरा एक सफ़र था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सफ़र अच्छा लगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर ऑल क्वेश्चन। थैंक यू।